नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग इस चैनल पे कैप्सूल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। चीज़ों को आगे कंटिन्यू करें, पहले कि एक कैप्सूल को आप देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि पॉलिटी में आज हम लोग पहला सेशन स्टार्ट करने वाले हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली से, यानी कि संविधान सभा से। तो ये है आपका कैप्सूल, या हमारे शब्दों में बात किया जाए तो ये है आपका मलाई। देखिए, बात ये नहीं है कि यहाँ पे कोई जमीन आसमान से या अंतरिक्ष से चीजें लाकर रख दी गई है, लेकिन जो सिस्टमैटिक वे में और चीजों को समझते हुए एकदम एक सीक्वेंस में आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। ये देख लिया आपने कंटेंट, हवाबाजी नहीं होगी भाई, ठीक है ना। हवाबाजी नहीं होगी। जो बहुत पुराने स्टूडेंट है, क्योंकि अपना एक ऑलरेडी पुराना चैनल फोकस स्टडी भी तो अभी लाख सब्सक्राइबर के साथ झारखंड स्टेट में हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ अब हम लोग रेलवे कैंपस के नाम से एक रेलवे एग्जामिनेशन के साथ साथ और भी स्टेट एग्जामिनेशन को हम लोग फोकस करने वाले हैं। क्योंकि कंटेंट में क्या क्वालिटी है आप तब समझ पाएंगे जब आप एक दो वीडियो को देखेंगे। तो इसमें कैप्सूल सीरीज में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इंडियन जीके की। इंडियन जीके में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और आपका स्टैटिक पार्ट भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। देखिए, इसमें करंट अफेयर 2025 हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं और 2024 भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2024 छोड़ देंगे। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 40 क्वेश्चन एनटीपीसी में, बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन, दरोगा में भी एक अच्छा वेटेज मतलब समझिए तो पूरा खेल जीके और साइंस में भी होता। लेकिन इस कैप्सूल सीरीज में देखिए, साइंस को कवर कराना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जी के अपने में एक समुद्र है। और ये कंटेंट की जो खासियत है, पहले मैं बतला दे रहा हूं कि एक तो इसको हम लोग समझ करके पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, एक को दूसरे से जोड़ करके पढ़ेंगे, ताकि आपको इसके अलावा कि अगर आप संविधान सभा को पढ़ रहे हैं तो इसमें और कोई भी पॉइंट आपको जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तब जोड़ेंगे आप, क्योंकि देखिए जीके तो भाई समुद्र है ना। जब आप इस पूरे कंटेंट को आप पढ़ लेंगे, टोटल आपको 5 या 6 पेज मुझे लगा है इस कंटेंट को रेडी करने में, ठीक है। जो भी पेजेस है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी। तो देखिए, जितनी भी कमेटी है संविधान सभा से, जो भी समिति बनी, वो सारा चीज देखिए, 6-7 या कमेटी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो सब कुछ। तो अब आप जब संविधान सभा के एमसीक्यू लगाएंगे, कहीं से भी कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी टीचर या कोई भी शिक्षक या कोई भी संस्थान के टेस्ट सीरीज से, उसमें से 90% आपका सवाल बनेगा। वो 10% आप क्या करेंगे, इस पीडीएफ नोट्स में यहां पर मेंशन करते चलेंगे। समझ में आया? तो ये भाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट की मैंने बता दी है काम क्या करना है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे सारी चीजें मुझे मिल जाए, तो भाई जीके में पॉसिबल नहीं है। साइंस मेरे साथ पढ़ लीजिए, बड़े उम्दा तरीके से हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, मैं ही पढ़ा रहा हूं साइंस को, मैथ्स रीजनिंग तो चल ही रहा। तो कैप्सूल सीरीज में अब क्या है, इसका अर्थ समझिए। देखिए, कैप्सूल सीरीज कहने का क्या मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। इसका टेलीग्राम लिंक आपको दिया गया है रेलवे कैंपस, जहां पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आप इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी कि ये ग्रुप है हम लोगों का रेलवे कैंपस के नाम से, सर्च भी करेंगे मिल जाएंगे। 70 to 80 स्टूडेंट्स अभी वहां पे अवेलेबल है, न्यू चैनल है भाई इसीलिए। तो पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेगी, कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास के रिगार्डिंग सारी नोटिफिकेशन वगैरह। अब बात कर ले ये कैप्सूल सीरीज में, मतलब हर एक लाइन आपका कैप्सूल की तरह काम करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। कोई बकवासबाजी नहीं। तो चलिए बिना देर के हुए आज की क्लास या सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वाकई ये कंटेंट में क्या क्वालिटी है। देखिए, सबसे पहले पॉलिटी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संविधान सभा से। अब बात कर लेते हैं सभा यानी संविधान सभा यानी कि क्या है क्या नहीं, ये चीज़ों को जोड़ लेते हैं एक बार, फिर हम लोग अच्छे से समझते हैं। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि ये कैप्सूल सीरीज के माध्यम से 60 to 80 कैप्सूल में आपका पूरा जीके कवर करने की कोशिश करूं मैं, ठीक है ना। अगर आपका सपोर्ट होता है तो चलिए देखिए भाई, सबसे पहले बात की जाए कि संविधान सभा जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है क्या, इसको समझिए। संविधान सभा के बारे में थोड़ा हम लोग चीजों को समझते हैं। जब आप सभी को पता है हमारे ऊपर अंग्रेजों ने क्या किया, रूल किया है। पहले वो ट्रेड करने आए, ट्रेड करने के बाद उन्होंने विस्तार नीति अपनाए और विस्तार नीति के साथ साथ फिर पूरे खजाना जो भारत के रहा उसको लूटा उन्होंने। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी सिचुएशन बनी कि ब्रिटेन की जो स्थिति है काफी ज्यादा चरमरा गई थी, आर्थिक स्थिति वहां की खराब हो गई थी। और साथ के साथ अमेरिका का, उधर जापान का, सारे कंट्री का भी प्रेशर था कि, और यूएन का भी प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर कि अब जितना जल्दी हो सके भारत को आजाद किया जाए। तो
भारत को आजाद करना क्या, ऐसे कोई तो आजाद नहीं कर देगा ना भाई। तो इसके लिए भाई उस देश में जो भी प्रशासन चलेगी या जो भी नियम कानून चलेगी, उसके लिए क्या होना चाहिए, उस देश का एक अपना संविधान होना चाहिए। तो अब ये संविधान का जो निर्माण करना है उसके लिए क्या चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, यानी कि संविधान सभा होना चाहिए। अब इस संविधान सभा का तो फॉर्मेशन कर लिए, अब ये संविधान सभा में कौन बैठेंगे, यानी कि इसके जो सदस्य, इसके जो मेंबर हैं जो बैठेंगे और संविधान का, भारत के जो संविधान है उस संविधान का जो निर्माण करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, इस सदस्य का चुनाव करना होगा। देन ये सभी जो चुन करके आएंगे, अब ये जो है अपने देश के लिए यानी भारत देश के लिए क्या संविधान होगा, कैसे यहाँ रूलिंग चलेगी, वो सारी बातें वो लिख करके तैयार करेंगे। देन भारत का क्या होगा, भारत एक फिर इंडिपेंडेंट, भारत को क्या किया जाएगा, गणतंत्र राज्य घोषित किया जाएगा। तो समझ में आया ना, संविधान सभा का मतलब जहां सभी लोग बैठेंगे, भारतीय बैठेंगे और संविधान का निर्माण करने के लिए वहां डिस्कशन की जाएगी। और इस क्रम में आपको पता है कि भारत का संविधान जब आप देखते हैं तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है उसका 70% चीज हमने यहां से रखी है, हमारे संविधान में है। और जो रेस्ट 30 to 35% जो चीजें हैं हमने अन्य देशों के संविधान को पढ़ा, जैसे ब्रिटेन के संविधान को हमने पढ़ा, मतलब हमारे संविधान के जो निर्माताएं थे उन्होंने अमेरिका के संविधान को पढ़ा। तो उनको लगा कि जब हम अमेरिका के संविधान को पढ़ रहे हैं तो वहां पे एक हमने देखा मौलिक अधिकार को, तो ये मौलिक अधिकार हमारे देश में भी होना चाहिए। तो फिर हमारे संविधान निर्माता ने इस मौलिक अधिकार को अपने देश में, अपने संविधान में जोड़ लिया। फिर ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें हमने ली, ऑस्ट्रेलिया से हमने ली, कनाडा से हमने ली, फ्रांस से हमने ली, मतलब हर एक देश के संविधान को हमने बहुत ही गहन चिंतन से क्या किया, पढ़ा। और उसकी जो अच्छी चीजें थी जो हमारे देश के अकॉर्डिंग, हमारे देश के वर्तमान स्थिति के साथ उसके आने वाली जो पीढ़ी है, भविष्य को देखते हुए क्या सही होगा, उसको हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक है, अपने संविधान में। तो भाई हमारा संविधान एक तरह से हर एक देश का संविधान का एक निचोड़ या उसकी जो खूबसूरती है उसको हमने अपने संविधान में रखा है। तो चलिए, संविधान सभा का ये थोड़ा सा बेसिक चीजें हमें पढ़ना जरूरी है। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये पूरा जीके का जो सीरीज चलेगा, कैप्सूल सीरीज, यहां एक भी चीजें आपको रटाई नहीं जाएगी। हाँ, ये तो भाई आप क्लियर रखिएगा। चलिए भाई, तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए या जो आपके सवाल आपसे पूछा जाता है, 3 सवाल आपको यहां पे याद रखना। देखिए, एक तो संविधान सभा की जो पहली मांग की गई थी, फर्स्ट डिमांड जो की गई थी, कब की गई थी, 1895 ईस्वी में, किनके द्वारा, बाल गंगाधर के द्वारा की गई थी। लेकिन ये जो घोषणा थी एक अनऑफिशियल घोषणा थी, ये आपको पॉइंट याद रखना, यानी कि अनौपचारिक एक घोषणा थी। लेकिन अगर यहीं पे सवाल में लिख दिया जाए संविधान सभा की औपचारिक मांग यानी कि ऑफिशियल डिमांड सबसे पहले कब और किसने की, तो एमएन रॉय ने 1934 में किए। अब समझिए इसके बीच के डिफरेंस को, यहां भी पहली मांग और यहां पर भी सबसे पहली मांग एमएन रॉय, और यहां पे बाल गंगाधर तिलक। लेकिन ये कब, 1895 में। लेकिन ये एक अनऑफिशियली होता ना, हमने कहा कि भाई एग्जामिनेशन रद्द कर देनी चाहिए, तो ये अनऑफिशियली हो गया। अब आयोग की तरफ से एक रिटन आ गया, एक स्टेटमेंट, नोटिस कि हाँ इधर दिस एग्जामिनेशन विल बी रद्द, पोस्टपोन या जो भी, तो ये ऑफिशियली हो गया। तो एमएन रॉय ने एक ऑफिशियली तौर से कब मांग की थी, संविधान सभा की 1934 में। तो ये 2 नाम याद रखेगा, अगर ऑफिशियली आ जाए और अनौपचारिक आ जाए। तो अनौपचारिक में बाल गंगाधर को तिलक को आप टिक करेंगे, और एमएन रॉय को आप ऑफिशियली तौर से अगर डिमांड पूछा जाएगा तो 1934 में एमएन रॉय हो जाएंगे और 1895 में बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। लेकिन एक और सवाल यही पूछा जाता है कि आप पार्टी का नाम बतलाइए। कभी भी अगर याद रखना है, अगर व्यक्तिगत रूप से अगर पूछ लिया जाए मेरे भाई, देखिए ये सवाल पूछा गया, व्यक्तिगत मतलब कि पर्सन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा डिमांड किया गया था संविधान सभा के लिए, तो ऑफिशियली तौर से एमएन रॉय के द्वारा और अनऑफिशियली तौर से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में। लेकिन कोई पार्टी है जो सबसे पहले जो डिमांड किया था, किसने, स्वराज पार्टी, ठीक है। संविधान सभा की मांग की गई थी कब, 1924 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा, ये पॉइंट भी, और एग्जामिनेशन में पूछा भी गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर बात किया जाए संविधान की सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई है, कहां हुई, तो इंग्लैंड में हुई है। दुनिया का पहला देश इंग्लैंड है जहां अलिखित संविधान है, मतलब यहां पे जो संविधान है अलिखित है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वह देश कौन सा है जहां पे संविधान अलिखित है, मौखिक रूप से चीजें चलती है, तो वो है इंग्लैंड। दुनिया का पहला देश जहां लिखित संविधान है
मतलब जहां लिखित संविधान बना वो है आपका अमेरिका, ठीक है। तो अलिखित संविधान वाला देश सबसे पहला क्या हो गया, इंग्लैंड। और सबसे पहला जो लिखित संविधान जो बना कहाँ, वो अमेरिका। अब अमेरिका के कुछ संविधान से इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। अमेरिका आजाद कब हुआ था भाई, 1776 में, ठीक है ना, 1776 में आजाद हुआ था। इसके बाद याद रखना कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का केवल कितने अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है, और सबसे कठोर संविधान है। और याद रखिएगा लिखित संविधान के जनक कौन है, तो अमेरिका ही है। सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ, तो अमेरिका में। लिखित संविधान के जनक अमेरिका। कितने आर्टिकल है, सबसे छोटा संविधान है, 7 अनुच्छेद, और सबसे कठोर। सबसे कठोर कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए। सबसे कठोर कहने का मतलब यह है कि आप यहां पे कोई भी आसानी से संशोधन नहीं कर सकते, कोई भी नियम कानून में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन यही भारत का जब आप संविधान देखेंगे तो भारत के संविधान को कहा जाता है लचीला भी और कठोर भी। मतलब इसका अर्थ क्या है कि भारत का संविधान कुछ बातों पे लचीलापन दिखलाता है, मतलब वहां हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जैसे नागरिकता के ऊपर, मौलिक अधिकार के ऊपर, अगर आपको कोई संशोधन करना है, कोई बिल लाना है, तो इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास कराना होगा। अगर आपको कोई राज्य का फॉर्मेशन करना है, राज्य का नाम चेंज करना है, तो इसको आप लचीला है वहां पे हमारा संविधान, वहां पे आपको स्पेशल नहीं चाहिए, केवल सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस 1 वोट आप ले आए लोकसभा राज्यसभा, तो वो आपका कानून बन जाएगा प्रेसिडेंट सिग्नेचर करने के बाद। ठीक है ना, समझ में आया ना लचीला और कठोर का मतलब क्या है। चलिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए एशिया का, ठीक है, एशिया में भारत भी आता, तो एशिया का पहला संविधान कहां बना था, जापान में बना था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, यह पॉइंट आपको याद रखना। पाकिस्तान के बारे में भी कुछ जान लीजिए, 1973 में पाकिस्तान का संविधान बना था। भारत का संविधान कैसा है, लचीला और कठोर है। ये इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए संविधान के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो संविधान सभा के बारे जो पढ़ रहे हैं, संविधान सभा का जो फॉर्मेशन किया गया था, एक मिशन भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना, ब्रिटेन से आपकी एक मिशन आई थी, उसमें उसका नाम है कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। ये कब आया, डेट के साथ याद रखना है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। और इसी योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, और आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में कि वह कौन सी योजना के तहत संविधान सभा का क्या हुआ, निर्माण हुआ, तो क्या बोलेंगे आप, 1946 में कौन सी मिशन आई थी, कैबिनेट मिशन। इसी मिशन के तहत क्या हुई, आपकी संविधान सभा की फॉर्मेशन हुई। कैबिनेट मिशन कौन सी योजना के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है ना, किसकी, संविधान सभा की फॉर्मेशन हुई 1946 में। अब आपसे पूछा जाएगा इस समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। और भारत का राजा कौन था उस समय, जॉर्ज 6 था। और वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड वेवेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा मेरे भाई। जब भारत में कैबिनेट मिशन आया उस समय भारत का राजा कौन था, तो जॉर्ज 6 थे। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वाइसराय के बारे, तो कौन था, लॉर्ड वेवेल वाइसराय थे, ठीक है। अब ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें सदस्य कितने थे, यानी ये भाई भारत क्यों भेजा गया था कैबिनेट मिशन को, समझिए। सबसे पहले सदस्य कितने थे, 3 सदस्य थे। सबसे पहला सदस्य का नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस यही क्या है, इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष है या फिर प्रेसिडेंट है। तो पूछा भी गया एग्जाम में, कैबिनेट मिशन का प्रेसिडेंट कौन है, पैंथिक लॉरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस कैबिनेट मिशन को जो भेजा जा रहा है 1946 में, जो उस समय वाइसराय है लॉर्ड वेवेल और प्राइम मिनिस्टर है क्लेमेंट एटली और भारत के राजा है जॉर्ज 6। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य हैं, कौन कौन, अलेक्जेंडर क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस, जो इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। तो ये संविधान सभा का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो ये संविधान सभा का क्या, सॉरी, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, भारत की संविधान सभा का निर्माण करना। यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, संविधान सभा यानी भारत का अपना एक संविधान सभा का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं इस कैबिनेट मिशन के तहत ही। तो पूछा जाता है संविधान सभा भारत का जो फॉर्मेशन हुआ, जो निर्माण हुआ, किस योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कब भारत आया, 1946 में। चलिए, इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा 1 जुलाई 1946 को पहली बार संविधान सभा के सदस्यों के लिए प्रथम बार चुनाव कराया गया। मैंने बोला ना कि अब ये संविधान सभा का तो फॉर्मेशन हो गया, अब इस संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ क्यों, आखिर हुआ इसीलिए कि भारत का अपना एक संविधान होगा, तब तो हम भारत को आजाद करेंगे इंग्लैंड वाले। तब तो भारत में कैसे शासन, अचानक से आप किसी भी देश को आजाद कर दीजिएगा, रूलिंग जहां कर रहे थे, तो वहां पे शासन प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से ठप हो जाएगी। वहां के नागरिकों को क्या स्वतंत्रता मिलेगी, वहां का प्रशासन कौन, ये सारी चीजें, तो ऐसे तो कोई भी देश को आजादी नहीं मिलेगी। हाँ, आप एक अपना क्या करें, संविधान बनाइए,
संविधान को हम लोग भी देखेंगे, उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर आप आजाद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो है संविधान सभा का फॉर्मेशन इस कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, ये याद रखना है। कब? ये 1946 में आया था। इसके बाद इस संविधान सभा में जो बैठेंगे, जो सदस्य हैं, इनके लिए सबसे पहली बार जो चुनाव कराया गया 1 जुलाई 1946 को। ये पॉइंट याद रखना है आपको। अब इस चुनाव के बारे में सबसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो याद करना, इससे पहले याद रखिएगा भारत का जो वाइसराय है इस समय कौन है? लॉर्ड वेवेल है। इनके ही अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, यानी कि चुनाव हो गया और अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो अंतरिम सरकार की गठन हुई कब? 2 सितंबर 1946 को। उस समय वाइसराय कौन थे? तो याद रखिएगा जो कैबिनेट मिशन जब आया था, जो वाइसराय थे वही थे लॉर्ड वेवेल। ठीक है, अब जब भारत का संविधान का निर्माण पूरा नहीं, देखिए अब यहां पर वही मैंने बात लिखा हुआ कि जब तक भारत का संविधान निर्माण पूरा नहीं होगा तब तक अंतरिम सरकार काम करेगी। मतलब कि भारत एक बार अपना संविधान निर्माण कर ले और फिर भारत में अपनी संसद जो है प्रणाली सिस्टम स्टार्ट हो जाएगी और फिर भारत में क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगी और देश की जनता जिसे मतलब कि जिसे भी जनादेश देगी वो फिर देश में शासन प्रशासन करेगी भारत के संविधान के अनुसार। लेकिन जब तक संविधान ना लागू हो जाएगा तब तक यह अंतरिम सरकार क्या करेगी? भारत में क्या करने वाली है भाई? काम करने वाली है। चलिए देखिए, कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज ने यह कहा कि आपकी अंतरिम सरकार की गठन हो गई है। ठीक है, और आप जो शासन भारत में करने वाले हैं आप करिए, प्रशासन करिए, एडमिनिस्ट्रेशन करिए, लेकिन आपका जो हेड, जो मुखिया है वो भारत का वाइसराय होगा, जो ब्रिटेन का ही कोई एक प्रतिनिधि बैठेगा। यानी कि अगर आप यहां से बैठ के चाहते हैं कि कोई भी कानून बना ले तो वो तो नहीं, क्योंकि इस सर्वोच्च पद पे जो बैठा हुआ उसका सिग्नेचर चाहिए। तो यहाँ बैठा हुआ कौन भाई? अंग्रेज बैठा हुआ। तो वही तो इतने आसानी से या फिर कोई भी ऐसे ही सिग्नेचर करेगा नहीं। तो भाई आप शासन करिए, हम आपके शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले, लेकिन जब तक आपका संविधान रेडी ना हो जाए। तो अब इसी क्रम में देखिए इस कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन, देखिए ध्यान रखना है, इस कैबिनेट मिशन जो मिशन आया था इसके रिकमेंडेशन पे 6 दिसंबर या 9 दिसंबर, कई किताबें हैं यहाँ 6 9 दोनों मिलता है इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है, 1946 को संविधान सभा का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। फाइनली जो 1946 में संविधान कैबिनेट मिशन भारत आई, इन्होंने 6 दिसंबर या 9 दिसंबर जो भी ऑप्शन मिले, दो में से एक रहेगा आपको, इन्होंने क्या किया? 1946 में संविधान सभा का सेटअप कर दिया गया। ठीक है, और यहां पे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? संविधान सभा का सेटअप करना, और फाइनली इसने सेटअप कर दिया। कौन है वाइसराय? लॉर्ड वेवेल है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एटली साहब है। और भारत के राजा कौन है? जॉर्ज 6 है। ये सारे पॉइंट याद हो आपको। चलिए अब यहाँ पे जो हुआ आपका सेटअप हो गया, अब इसमें क्या हुआ? इसके चुनाव, इसमें बैठने के लिए क्या होंगे भाई? चुनाव किए जाएंगे। तो टोटल कितने मेंबर चुन के आए? 389 सदस्य चुन के आए। अब कहाँ कहाँ चुनाव हुआ और कितने लोग जिन्हें किस पार्टी से आए ये आपके पूछे जाते हैं। तो कुल 11 राज्य में चुनाव हुए थे, जिसमें 292 सदस्य सीटों पर क्या हुआ? चुनाव हुआ, और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी, ठीक है ना, इस क्षेत्र में चुनाव हुआ। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी कौन? दिल्ली में, अजमेर में, बुर्ज जिसको आज कर्नाटक कहते हैं, बलूचिस्तान में क्या हुआ? चुनाव हुआ। ठीक है, यानी टोटल कितने सीट पे चुनाव हुआ? 292 प्लस 4 में कौन? एक दिल्ली, अजमेर, बुर्ज और बलूचिस्तान पे। बाकी 93 देसी रियासत। देखिए देसी रियासत आपको मालूम होगा प्रिंसली स्टेट। पहले जो देखिए अभी आप जो भारत में वो देखते हैं स्टेट में है ना, 28 स्टेट है और आपके यूनियन टेरिटरी है, लेकिन पहले ऐसे कई सारे प्रांतों में भारत बटा हुआ था, यानी वहां पे राजा महाराजा हुआ करते थे। तो 93 ऐसे देसी रियासत से जहां से चुनाव डायरेक्ट नहीं होगा, वहां से क्या किया गया? वहां से राजा को मनोनीत कर लिया गया। ठीक है ना, डायरेक्ट वहां से मनोनीत कर लिया गया। तो याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, संविधान सभा के सदस्यों के लिए कितने सीटों पे चुनाव की गई थी? तो 292 प्लस 4, यानी टोटल कितने सीट पे चुनाव हुआ था? 296, ना कि 389 कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि 296 के बाद ये जो 93 सदस्य आएंगे, ठीक है, इनको क्या किया गया? मनोनीत किया गया। जैसे राज्यसभा में आपको पता है 12 सदस्य को हमारे क्या है, प्रेसिडेंट मनोनीत करते हैं, उनका इलेक्शन नहीं होता। उसी प्रकार 93 जो सदस्य इसमें बैठे हैं संविधान सभा में, उनको क्या किया गया? मनोनीत किया गया। कहां से? जो देसी रियासत थे, जो राजा महाराजा थे, उनसे। अब ये 93 296 मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 389 सदस्य। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ये पॉइंट आपको पहले याद रखना है कि कितने सीटों पे चुनाव हुआ था और कितने सीटों पे सदस्यों को मनोनीत किया गया था? 93 सदस्य। अच्छा, जो इलेक्शन हुआ था कितने? एक सीट मतलब कि एक सदस्य जो चुना गया था कितने जनसंख्या पे, यानी 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट
पे चुनाव की गई थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया, 10 लाख आपको जनसंख्या याद रखना है। अब देखिए ये 296 सीटों पे चुनाव हुआ और फाइनली जब रिजल्ट आया तो 208 कांग्रेस ने सीट जीती थी, 73 मुस्लिम लीग का स्थापना आपसे एग्जाम में पूछेगा 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह के द्वारा किया गया था। और मुस्लिम लीग की जो प्रथम जो सेशन हुआ था ये भी आपसे पूछा जाता है कहां हुआ था, कराची में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, पीर भाई थे। इतना आपको याद रखना है मुस्लिम लीग के बारे में। और 75 जो वोट मिला है वो अदर इंडिपेंडेंट या निर्दलीय आप जो भी बोल सकते हैं। तो अब किसकी सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, ठीक है, 208 सीट मिल गई है। चलिए अब संविधान सभा की देखिए सेटअप भी हो गई है, ठीक है, समझिएगा हुआ क्या भाई। संविधान सभा का हमें क्या करना था, स्थापना करना था संविधान सभा का। संविधान सभा का स्थापना करने कौन आया, आपका कैबिनेट मिशन आया 1946 में। फाइनली इसने 9 दिसंबर या 6 दिसंबर जो भी ऑप्शन में मिलेगा 1946 में इसमें क्या की, इसकी स्थापना कर दी। और इसकी फिर क्या हुई, आपका चुनाव भी कर दिया गया जिसमें 389 सदस्य क्या हुए, चुन करके आए, ठीक है। और सॉरी उसमें क्या हुआ, इलेक्शन हुआ जिसमें 296 सीटों पे चुनाव हुआ और 93 सदस्य को क्या कर दिया गया, मनोनीत कर दिया गया। यानी ये 93 जो सदस्य मनोनीत हुए, समझिएगा भाई, ये 93 सदस्य डायरेक्ट संविधान सभा में क्या होंगे, बैठेंगे। और 296 पे जो वोटिंग हुआ उसमें 208 कांग्रेस को मिला तो कांग्रेस के सदस्य आकर के बैठेंगे, ठीक है ना। चलिए अब संविधान सभा में सदस्य, जैसे कि भाई लोकसभा का इलेक्शन हुआ, मोदी जी की सरकार बन गई है, तो अब मोदी जी के मंत्री बैठेंगे वहां पे, तो उनका पहला सेशन होगा। तो उसी प्रकार संविधान सभा की प्रथम बैठक, अब ये याद रखना है प्रथम बैठक कब हुआ था, फर्स्ट मीटिंग। देखिए ये है मीटिंग और एक होता है सेशन, ये आपको एग्जाम में पूछेगा तो मैं आपको क्लियर करते चलूंगा धीरे धीरे। संविधान सभा की अगर प्रथम बैठक या फर्स्ट मीटिंग पूछा जाएगा तो कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, कहां, दिल्ली में हुआ था। इसी सेशन में सबसे पहले जो नॉन परमानेंट जो प्रेसिडेंट है या फिर अस्थायी अध्यक्ष को चुनाव हुआ, कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि संविधान सभा के नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में की गई थी। दूसरी मीटिंग कब हुई थी संविधान सभा की, दूसरी मीटिंग संविधान सभा की जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें परमानेंट अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार राष्ट्रपति बने थे, 1950 1952 में, ये संविधान सभा के द्वारा इनको बना दिया गया था। फिर बाद में इनका इलेक्शन के द्वारा, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है प्रोसेस के तहत 1952 से 1957 रहे और 1957 से 1962 में रहे, चुनाव से ये रहे और संविधान सभा के द्वारा ये राष्ट्रपति बनाए गए थे। तीसरी मीटिंग कब हुई संविधान सभा की, तो 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन नेहरू ने उद्देश्य, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको आप प्रियम्बल या प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, तो इसी मीटिंग में नेहरू जी ने क्या किया था, एक रेजोल्यूशन पारित किया, किसे, उद्देश्य को, यानी उद्देशिका, प्रस्तावना को। यही फाइनल चल करके आप जो प्रस्तावना पढ़ते हैं वही प्रस्तावना का रूप लिया। फिर हमने प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया, 3 शब्द जोड़े, सोशलिज्म यानी कि आपका पंथ निरपेक्षता को आपने जोड़ा, समाजवाद को जोड़ा और अखंडता को जोड़ा, आपने इंटीग्रिटी को जोड़ा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में कि तीसरी जो मीटिंग हुई कब हुई, और जो नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया था कौन से मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में। लेकिन ये तो प्रस्ताव रखा गया, फाइनली इनके प्रस्ताव को पढ़ा गया संविधान सभा में जो सदस्य चुन के आए, और उसने पढ़ा। इसने भाई देखिए नेहरू जी ने क्या लिखा था कि जो आप जो प्रस्तावना में पढ़ते ना, हम भारत के लोग, भारत को क्या बनाना, संप्रभुता बनाना है, आपको धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षवाद बनाना है, समाजवाद बनाना है, तो वो सारी बातें इन्होंने लिखी। वही चीज हमने फिर अपने प्रस्तावना को भी, या फिर उसी को हमने प्रस्तावना में भी रखा, फिर थोड़ा सा उसमें चीजों को हमने अपडेट भी किया। तो फाइनली इनके चीजों पर डिस्कशन हुआ, संविधान सभा के सदस्यों ने सभी चीज इनके रिपोर्ट को पढ़ा और इस उद्देश्य प्रस्तावना को, और फाइनली 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो याद रखिएगा डेट के साथ, नेहरू जी ने जो उद्देशिका प्रस्तावना जो प्रस्तुत की उसको स्वीकार कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा, 22 जनवरी 1947 को। इन्होंने कब प्रस्तावना पारित किया, तो 13 दिसंबर 1946 को। अब ये तीसरी जो मीटिंग हुई थी, इसके जो उपाध्यक्ष संविधान सभा के कौन बनाए गए थे, एस.सी. मुखर्जी साहब। जो लीगल एडवाइजर होंगे, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव होंगे, और हाउस ऑफ कमेटी के प्रमुख कौन होंगे, के.एम. मुंशी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में ये सारी चीजें। तो अब आपने क्या समझ लिया, तो आपने ये समझ लिया, हमने क्या समझ लिया कि हमने संविधान सभा की फॉर्मेशन कर ली है, जो कैबिनेट मिशन आई संविधान सभा की फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अब इसमें बैठने के लिए हमने सदस्य भी चुन लिए हैं, यानी कि सदस्य आ गए हैं। अब यहाँ सदस्य बैठ रहे हैं तो अब इनकी क्या होंगे, मीटिंग होगी। तो हमने फर्स्ट मीटिंग देखा, सेकंड मीटिंग देखा, थर्ड मीटिंग देखा।
फर्स्ट मीटिंग में हमने एक नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट इसके चुने, दूसरे मीटिंग में हमने परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तीसरी मीटिंग में उद्देशिका प्रस्ताव को पारित किया गया था नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। और फिर इसी में दूसरे मीटिंग में ही हमारे जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन होंगे, एस.सी. मुखर्जी, बी.एन. राव जी, ठीक है ना, बी.एन. राव जी होंगे, और उपाध्यक्ष कौन होंगे, एस.सी. मुखर्जी, और हाउस ऑफ कमिटी के.एम. मुंशी होंगे। ये सारे लोगों को हमने चयन कर लिया था दूसरी मीटिंग में ही, ठीक है। चलिए अब इसके आगे की घटना को देखते हैं। 22 फरवरी 1947 की ये बात, सॉरी 20 फरवरी 1947 की ये बात है। भारत को क्या कर लिया गया, स्वतंत्रता घोषित कर दी गई, ठीक है ना। अब एक डिक्लेरेशन आया था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, ठीक है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, क्लेमेंट एटली ने। पूछा जाएगा जो भारत को घोषणा की स्वतंत्रता की, उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। ये घोषणा कब हुई, 20 फरवरी 1947 को। अब इस घोषणा के बाद मार्च 1947 में भारत का लास्ट वाइसराय बन करके आया लॉर्ड माउंटबेटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, और इसका ही एक प्लान है डिक्की बर्ड प्लान, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसी योजना के तहत क्या किया गया था, विभाजन किया गया था। खैर, तो इस घोषणा के यानी कि जब भारत को डिक्लेयर कर दिया गया क्या, इंडिपेंडेंट एक स्टेट के तरफ से, इंडिपेंडेंट स्टेट की, तो इसके बाद लास्ट वाइसराय बन के आया, क्योंकि भारत का भी संविधान बन के तैयार नहीं हुआ। तो जब तक तैयार ना हो जाए तब तक अंग्रेज का जो वाइसराय आ रहा है वो आते ही रहेगा, ठीक है ना। आप शासन करिए भारत में, भारतीय जो चुने हैं भारतीयों ने, आप ही शासन करेंगे, हम आपके शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कोई कानून बनाना चाहेंगे तो उस कानून को आप अपने सभा से पारित करने के बाद भी आपको मेरा सिग्नेचर चाहिए, और मेरे सिग्नेचर मतलब जो यहाँ पे वाइसराय बैठ रहा, और ये कौन है, ब्रिटेन के हैं, तो वो तो भाई आसानी से साइन करेंगे नहीं, इतना भी आपको पता। तो ये होता है डोमिनियन स्टेट का कंसेप्ट। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब घोषणा हो गई स्वतंत्रता की, तो लास्ट वाइसराय कौन बन के आया था, लॉर्ड माउंटबेटन बन करके आए। इन्होंने अपने साथ दो योजना लाए, लॉर्ड माउंटबेटन के दो योजना याद रखना, एक माउंटबेटन योजना और एक है डिकी बर्ड प्लान। माउंटबेटन योजना, इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ, विभाजन कर दिया गया। और इसी के तहत जो संविधान सभा में जो चुन करके आए थे 389 सदस्य, अब इस 389 सदस्य में क्या हुआ, कुछ सदस्य क्या हो गया भाई, जो है भारत के विधानसभा जो संविधान सभा है वहां पे रहे, और 90 जो है वो पाकिस्तान चले गए। क्यों, अब समझिए इसको समझना, ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। देखिए माउंटबेटन जब आए तो उन्होंने क्या कर दिया, एक भारत राज्य और एक पाकिस्तान राज्य, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया धर्म के आधार पे। अब जो 389 सदस्य है, आपको भाई पूरी इंडिपेंडेंट है, आपको क्या आजादी है, आप चाहे तो भारत में रहिए या पाकिस्तान में रहिए, ठीक ना। तो इससे क्या हुआ, 299 जो सदस्य थे वो भारत में ही रहे, और 90 सदस्य जो है वो पाकिस्तान के संविधान सभा में चले गए, ठीक है ना। जैसे कि माउंटबेटन ने अब जैसे कि भारत को जब आज़ादी मिली, तो भारत को मैंने क्या बताया, जो यह भारत को आप देख रहे हैं, ठीक है, यह भारत जो आप देख रहे हैं, यह भारत कई सारे प्रिंसली स्टेट में, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, प्रांत में विभाजित थे, जहां राजा हुआ करते थे। सभी को एक करने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसमें भी एक कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये तीनों नहीं मिले थे। हैदराबाद और जूनागढ़ को तो फिर फाइनली सेना के द्वारा इसको मिला लिया गया, और कश्मीर के ऊपर जब पाकिस्तान की सेना जब घुस गई, तो यहाँ पे जो हरि सिंह है नेहरू जी से मदद मांगने आए, तो नेहरू जी ने साफ साफ कहा कि जब तक आप भारत में सम्मिलित नहीं हो जाते हैं, भारत के अंग नहीं बन जाते हैं, तब तक हमारी सेना आपको मदद नहीं की। तब ये सिग्नेचर किए, तब पीओके जो आप देखते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ तक इसकी सेना पहुंच गए थे, और ये एक वार की स्थिति बन गई थी। लेकिन ये बात यूएन तक पहुंची, यूएन ने घोषणा की कि जहां पे जिसकी सेना वहीं रुक जाए, तो यहीं पे पीओके में ही इसकी सेना रुक गई, और ये पीओके जो हम लोगों का है अभी पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो यहाँ पे माउंटबेटन ने भाई देखिए बांटने का पूरी काम किया, संविधान सभा को भी बांट दिया, भारत पाकिस्तान दो राज्य में तो बटा ही, अब जो सदस्य भाई लोगों को भी बांट दिया कि आप पाकिस्तान जाइए या इंडिया जाइए जहां, तो 299 लोग सदस्य रह गए भारत में ही, और 90 चले गए पाकिस्तान। तो ये आपका पूछा जाएगा कि जो डिक्की बर्ड प्लान के तहत क्या हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, डिवीजन हुआ था, संविधान सभा का भी विभाजन किया गया था इसी डिक्की बर्ड प्लान के तहत। जो 389 जो सदस्य थे, इसमें से क्या हुए, 299 भारत में रहे संविधान सभा में, भारत का संविधान सभा में रहे, और 90 सदस्य पाकिस्तान के संविधान सभा में चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। भारत जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पाकिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। देखिए अब ये जो संविधान सभा है, यहाँ पे कौन कितने सदस्य हैं, 90 सदस्य हैं,
और भारत में कितने हैं अब 299, ठीक है। थे टोटल कितने 389, लेकिन अब चले गए वो पाकिस्तान। चलिए ठीक है। फाइनली 1947 में अब क्या हो रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक एक्ट आया है और इसी एक्ट के तहत भारत को क्या कर दिया गया, स्वतंत्र किया गया। और भारत और पाकिस्तान को दो डोमिनियन स्टेट की क्या कर दी गई, स्थापना की गई। मतलब वही कि शासन आप कीजिए, ठीक है ना, सारा कुछ आप देखिए, लेकिन जो आपका हेड है, जो गवर्नर जनरल है, वही रहेगा। और जब तक संविधान आपका नहीं लागू हो जाता तब तक क्या होगा, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसी के प्रावधान में आप क्या करेंगे, शासन प्रशासन चलाएंगे, जब तक आपका संविधान लागू ना हो जाए, आप रेडी ना कर ले। तो कौन से एक्ट के तहत आपको याद रखना है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में। इसके तहत ही भारत और इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। डोमिनियन स्टेट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, डोमिनियन यानी कि डोमिनेंट हम रहेंगे, ब्रिटेन से ही रहेंगे। आपका जो हेड जो है, जैसे राष्ट्रपति है, जब तक वो सिग्नेचर ना कर दे भाई तो कोई बिल कानून में नहीं बदलेगा। उसी प्रकार आप शासन करिए, प्रशासन करिए, लेकिन अगर कोई कानून बनाना है तो भैया जब लास्ट में बिल हमारे पास आएगा तो वो हमारे पास आने, यानी हेड कौन होगा, वो ब्रिटेन का बंदा होगा, और भाई वो साइन करेगा नहीं। तो ये डोमिनियन स्टेट का कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो करेगा या नहीं करे वो अलग बात है भाई, सिंपल से वो अंग्रेज है, बैठे हुए हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो क्या इंडिया के हित के बारे में सोचेंगे, नहीं। अगर इंडिया के हित के बारे में सोचते तो ये माउंटबेटन जी ये क्या किया, भारत तो पाकिस्तान को दो धर्म के अनुसार बांट दिया, सारी चीजों को बांट ही दिया, तो जाते जाते ही बंटवारा भी करते गए। खैर अब इसमें भारतीयों का भाई है, क्योंकि भारतीय इन द सेंस कि चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू है। अब उन लोगों को ये लगा कि भाई भारतीय मतलब कि भ्रम की सिचुएशन फैलाई गई कि संविधान सभा में केवल हिंदू, जैसे कि 208 कांग्रेस है तो केवल हिंदू है, तो वो मुस्लिम की जो समुदाय के लोग हैं उनके बारे नहीं सोचेंगे, तो भाई इसलिए हमको एक अपना एक अलग राज्य चाहिए जहां केवल मुस्लिम हो। तो बांटने का काम अंग्रेज तो किए, लेकिन उसमें हम लोगों ने भी पूरा उनका सपोर्ट किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद एकमात्र ऐसा रियासत है, याद रखना है, जिसने संविधान सभा में अपने सदस्य नहीं भेजे थे। यानी कि जो 389 सदस्य आपने जो देखा ना, उसमें हैदराबाद का कोई भी सदस्य नहीं था। इस देशी रियासत ने अपने कोई भी सदस्य को नहीं भेजा था। दूसरा याद रखना है, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने भी संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था, और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। भाई ये याद रखना है आपको, ये तीनों पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली 26 नवंबर 1949 आपको पता है संविधान सभा के द्वारा क्या हुआ, संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, ठीक है ना। यानी ये याद रखना है कि 26 नवंबर को क्या हुआ, 1949 को संविधान को क्या कर लिया गया, हमारा रेडी हो गया, अंगीकृत कर लिया गया है, ठीक है ना। और इसी 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले इसमें हस्ताक्षर किया था, ये नाम याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता साहब का, इन्होंने ही सबसे पहले हस्ताक्षर किया था। और ये 26 नवंबर को कुल कितने आर्टिकल लागू कर दिए गए थे भारत में, 15 आर्टिकल। एक तो सिटीजनशिप से रिलेटेड और कुछ मौलिक अधिकार, पूरा सिटीजनशिप का आर्टिकल नहीं, आर्टिकल जो आप 5 से आर्टिकल 11 पढ़ते हो वो सारे आर्टिकल को लागू नहीं किया गया था, कुछ आर्टिकल को लागू कर दिया गया था, और कुछ मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया था 26 नवंबर को ही। क्योंकि हो क्या रहा था कि कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, अगर आप भारत आ रहे हैं भाई तो अब नागरिकता आपको ऐसे आसानी से नहीं मिलेगी, इसलिए 26 नवंबर को क्या कर दिया गया, 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, टोटल कुल 15 आर्टिकल। फाइनली पूरी तरह से संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया। इसके पीछे का रीजन भी है। तो 26 नवंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, ये मैंने बता दिया, संविधान दिवस। और 26 जनवरी 1930 में ही क्या घोषणा कर दी गई थी, 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसलिए ये 26 जनवरी को एक यादगार दिवस बनाने के लिए हमने 26 जनवरी को क्या किया, अपना संविधान को लागू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। पूरी तरह से लागू हो गया, यानी पूरा 395 आर्टिकल को इंप्लीमेंट कर दिया गया। संविधान बनने में कितने समय लगे, 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सा एक्ट का है, तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारे संविधान, मतलब वहां से बहुत सारी चीजें हमने अपने संविधान में लिए हैं, 70 से 75% चीजें। बाकी फिर हमने दूसरे देशों के संविधान को पढ़ा है और वहां से बोरोइंग किया है, वो हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है, जो फॉरेन सोर्स है, ठीक है, संविधान के स्रोत। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी, तो 12 बैठक हुई थी। अंतिम बैठक देखिए, पहला दूसरा तीसरा तो याद है, 9, 11, 13। अब अंतिम बैठक हुआ है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति बनाया गया था। देखिए राष्ट्रपति ये जो बन रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किनके द्वारा बन रहा, समझिए, संविधान सभा के द्वारा बनाया जा रहा है, ना कि इनका कोई इलेक्शन हुआ है। देखिए राष्ट्रपति का भी तो इलेक्शन होता है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ये 1950
याद रखिएगा, अभी मैंने बताया भी है 1950 से 1952 तक संविधान सभा के द्वारा बनाए गए थे, ये राष्ट्रपति रहे। और फिर इनका इलेक्शन हो गया, ये बने 1952 से 1957, 5 साल, फिर यही बने थे 1957 से 1962 तक। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या पूछी जाएगी तो कितना है, 15 था उस समय। और एससी और एसटी का भी संख्या पूछा जाएगा, एससी सदस्य कितने थे, 26 थे, और एसटी की संख्या कितनी थी, 33 थे, कुल 389 सदस्य में। अच्छा, जब मूल संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, उस समय कुल कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थे। अभी कितने आर्टिकल है, देखिए अभी आर्टिकल 395 है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां। लेकिन क्रमानुसार अगर नंबरिंग से काउंटिंग करेंगे तो कुल अनुच्छेद 460 प्लस है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अब देखिए भाई, अब संविधान सभा तो हमारा रेडी हो गया, सदस्य की भी हमने चयन कर लिया है। उसके बाद माउंटबेटन प्लान भी आ गए हैं, 2 योजना, भारत पाकिस्तान बढ़ चुका है, और संविधान सभा में जो सदस्य उनकी भी बंटवारा हो गई है। अब संविधान का निर्माण भी होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए भाई, जब भी देश में कोई समस्या या देश में कोई डिसीजन लेना होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ कमेटी का गठन करते हैं। तो उसी प्रकार संविधान सभा के द्वारा जो 389 सदस्य हैं उनके द्वारा क्या कर दिया गया, बहुत सारे कमेटी बनाए गए। किस लिए, कि अपना देश का जो संविधान है उस पर हम क्या करें, डिस्कशन करें, आप अपना रिपोर्ट सौंपिए और इसमें क्या संशोधन करना चाहिए और क्या जोड़ना चाहिए, क्या हटाना चाहिए, इसके लिए कमेटी बनी। तो ये सारे कमेटी का आपको नाम याद रखना है। सबसे पहली कमेटी बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति, जिसे हम मसौदा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। कब गठन हुआ, 29 अगस्त 1947 को इसकी गठन की गई। पहला पॉइंट याद रखना है। टोटल सदस्य संख्या इसमें कितनी है, 7 है। सातों के नाम याद रखना है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी.आर. अम्बेडकर जी थे, 1990 को उनको भारत रत्न मिला है, यही अध्यक्ष थे ड्राफ्ट कमेटी के। कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, एम सादुल्ला साहब थे। एकमात्र मुस्लिम लीग के जो सदस्य, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य थे, वो था एम सादुल्ला जी। नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि वह व्यक्ति कौन है जो मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे और ड्राफ्टिंग कमेटी का भी सदस्य बना था, एम सादुल्ला जी थे। दूसरा बी.एल. मित्र बने थे, जिन्होंने फिर रिजाइन दे दिया था। इनके जगह कौन बना, एन माधव राव। और डी.पी. खेतान जी भी इनके सदस्य, लेकिन इनकी देहांत हो गई, इनके जगह टी.टी. कृष्णाचारी बने थे। तो सातों सदस्य के नाम याद हो गए। कौन रिजाइन दिया था, इनके जगह कौन आया, ये भी पूछता आपसे। किनका देहांत हुआ, उनके जगह कौन आया, ये भी पूछेगा आपसे। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपसे पूछेगा। और आपसे पूछेगा मुस्लिम लीग के एकमात्र सदस्य कौन थे, सादुल्ला जी थे। कितने थे, 7 थे। कब गठन हुआ, 29 अगस्त 1947 को। आखिर ये गठन क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्यों था, संविधान की ढांचा जो तैयार कर रहे हैं वो कैसी हो, इस पे डिस्कशन, इस पे इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस कमेटी का गठन करने के लिए यही था कि आप बताएं कि संविधान का ढांचा कैसा होगा। तो ये सातों ने डिस्कशन किया था। इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट संविधान सभा को कब दी, इन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार किया कि ऐसा ढांचा होना चाहिए, 21 फरवरी 1948 को दिया कि संविधान का प्रारूप कैसे होगी। ये हो गया पहला कमेटी। दूसरा कमेटी संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति के भी नाम से इसको जानते हैं, प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी या यूनियन पावर कमेटी। आपसे याद रखना, ये भी संविधान सभा के द्वारा गठन किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि संविधान कैसा हो भारत का। इसका अध्यक्ष याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, इसके चेयरमैन थे। अगली कमेटी देखते हैं, प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति, तदर्थ समिति, रियासत समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैग कमेटी, इसके 2 अध्यक्ष, एक अस्थायी और एक अस्थायी, ये याद रखेगा। झंडा समिति का अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो कृपलानी साहब थे, अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एडहॉक फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष थे ये, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्र ध्वज को प्रथम डिजाइन किसने किया था, मैडम विकाजी कामा ने तैयार किया था। तिरंगे झंडे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगली कमेटी है राज्य समिति, स्टेट कमेटी, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और संवैधानिक प्रवक्ता समिति के अध्यक्ष कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये 7 कमेटी है, ये 7 कमेटी किसने बनाए थे, संविधान सभा ने बनाए थे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, संविधान कैसा हो भारत का। तो ये अध्यक्ष भी आपने कंप्लीट कर लिया। तो ये टोटल संविधान सभा से रिलेटेड जितनी चीजें आपको पढ़नी थी मेरे भाई, इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकताएं नहीं है। अगर आप इन सारे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बेफिक्र होकर के जाइए। इसके अलावा एसएससी वगैरह भी दे रहे हो तो बेफिक्र होकर जाइए, संविधान सभा का क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस कैप्सूल सीरीज में इस तरह से पूरी जीके कंप्लीट करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टडी जीके, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे सपोर्ट करना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।